नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी एक यात्रा निकालने जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आम आदमी पार्टी आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से 15 अगस्त की पूर्व संध्या तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के मिलकर एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है पीलीभीत से। पीलीभीत में घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। चुनावी रंजिश के चलते मारपीट की वारदात सामने आई। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की है। गाली देने का विरोध करने पर पीड़ित पक्ष की पिटाई कर दी गई। बता दें, चुनावी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने पूरे मामले में शुरू कर दी है जांच, और इसी के साथ ही पूरा मामला चुनावी रंजिश के चलते सामने आया है। बरखेड़ा के इमलिया गनफ का पूरा मामला है, जहां पर दबंग पक्ष ने एक घर में घुसकर घर वालों से मारपीट की है। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी रंजिश इसके पीछे बताई जा रही है, जिसके चलते दबंगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। घर में घुसकर मारपीट की गई। गाली देने के विरोध में ये पिटाई की गई है। साथ ही आपको बता दें, पीड़ित पक्ष ने घर से भागकर जान बचाई है। तो वहीं पुलिस को तहरीर दी गई। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच जारी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने के एक हफ्ते बाद अब कंपनी ने शनिवार को खाता फिर से बहाल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता रहे हैं, जहां कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का अकाउंट लॉक कर दिया गया था, और इसी के साथ ही अब उन सबका अकाउंट अनलॉक कर दिया गया है। ट्विटर अकाउंट बहाल होने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट किया और सत्यमेव जयते लिखा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपना ट्विटर अकाउंट बहाल होने के बाद ट्वीट किया है, प्रिय ट्विटर, आपने मेरा अकाउंट लॉक क्यों किया जब आप मेरा पोस्ट हटा सकते थे। मैंने अपना पोस्ट ना तो डिलीट किया और ना ही अपील की, फिर आपने मेरा अकाउंट बहाल क्यों किया। आप किसके दबाव में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर शुक्रवार को ट्विटर पर जमकर निशाना भी साधा था। बता दें कि आरोप लगाया गया था कि ये अमेरिकी कंपनी भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि शो में जिस तरह से ट्विटर पक्षपातपूर्ण है और वो सरकार के कहे मुताबिक ही काम कर रहा है। दरअसल ट्विटर ने राहुल गांधी और कांग्रेस के और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट्स को लॉक कर दिया था। कुछ ही दिनों पहले हाल ही में दिल्ली में कथित दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का ट्विटर अकाउंट बंद किया था। ऐसे में ट्विटर ने कहा था कि उसने ये कदम नियमों के तहत उठाया है। कांग्रेस का कहना था कि उसके संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल, महासचिव अजय माकन और जितेंद्र सिंह, सांसद मणिकम टैगोर, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव और प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत करीब 5000 नेताओं और कार्यकर्ताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आई है, जहां 15 अगस्त को विधानसभा में ध्वजारोहण होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिरंगा फहराएंगे और इसी के साथ ही अधिकारियों ने
ड्रेस रिहर्सल किया है। झंडारोहण के लिए सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस अधिकारियों ने किया है ड्रेस रिहर्सल। झंडारोहण कार्यक्रम के चलते ड्रेस रिहर्सल किया गया है। झंडारोहण के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद कर दिया गया है। बता दें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडारोहण कार्यक्रम को लेकर ड्रेस रिहर्सल किया गया है और साथ ही बताते चले पुलिसकर्मी और पीएससी की तैनाती इस दौरान कर दी गई है। साथ ही ड्रेस रिहर्सल के बाद सुरक्षा इंतजाम भी चाक चौबंद किए गए। 15 अगस्त को विधानसभा में होगा ध्वजारोहण। सीएम योगी विधानसभा में तिरंगा फहराएंगे और इसके लिए अब चाक चौबंद तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही ड्रेस रिहर्सल भी अधिकारियों द्वारा की गई। और इसी के साथ ही अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें, जहां पर 5 युवक गंगा नदी में डूब गए। बता दें मछली पकड़ने गए थे ये युवक। और मछली पकड़ने गए 5 युवक गंगा नदी में डूब गए हैं। बता दें इन्हें गोताखोरों की वजह से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई और इस दौरान 4 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, गंगा नदी में मछली पकड़ने गए युवकों को डूब गए वो युवक और इसी के साथ ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 5 लोग थे जो नदी में मछली पकड़ने गए थे। गजरौला के कबीरपुर गंगा नदी का पूरा मामला है, जहां पर मछली पकड़ने गए 5 युवक नदी में डूब गए, तो वहीं गोताखोरों की मदद से 4 युवकों को बचा लिया गया, जबकि एक की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आई है, जहां पर मछली पकड़ने गए 5 युवक गंगा नदी में डूब गए हैं। तो साथ ही कोमोर्बिडिटी पीड़ित 12 साल से ऊपर के बच्चों को अब कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण पहले होने की संभावना है। वैक्सीन पर सरकार को सलाह देने वाले कोविड-19 ग्रुप का मानना है कि स्कूल जाने के लिए हर बच्चे का टीकाकरण करना जरूरी है। और इसी के साथ ही कोविड-19 ग्रुप के मुताबिक अगर दवा नियामकों की तरफ से 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की मंजूरी मिल जाती है, तो पहले चरण में सिर्फ कोमोर्बिडिटी बच्चों को डोज दिया जाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, ऐसे ही समय में एक से ज्यादा बीमारियों के शिकार बच्चों के टीकाकरण पर गाइडलाइंस जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के एनके अरोड़ा ने इकोनॉमिक्स एक निजी अखबार से जानकारी दी है कि अधिकार वयस्क आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, अधिकतर आबादी को, और इसी के साथ ही स्वस्थ बच्चों को टीकाकरण के लिए शामिल करना होगा। साथ ही ये भी बताया गया कि बच्चों को कोविड-19 का हल्का लक्षण होता है और इस वक्त 400 मिलियन बच्चों के टीकाकरण से वयस्क छूट जाएंगे, जिनको संक्रमित होने पर बिना टीकाकरण के अस्पताल में पहुंचने का ज्यादा जोखिम है। इस मौके पर बच्चों को शामिल करने से वर्तमान टीकाकरण अभियान में बाधा पहुंचेगी। और इसी के साथ ही फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जबकि फतेहपुर में गंगा नदी में डूबे एक युवक की लाश मिली है। फतेहपुर में गंगा नदी में 2 युवक डूब गए थे, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां नदी में नहाते वक्त ये दोनों युवक डूब गए थे। इस दौरान अब एक युवक की लाश मिली है। गोताखोरों की मदद से एक युवक को ढूंढने का काम किया जा रहा है और इस दौरान अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर गंगा नदी में नहाने गए 2 युवक डूब गए। फतेहपुर से खबर सामने आई है और इसी के साथ ही आए दिन नदी में डूबने की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और इसी क्रम में नदी में नहाने गए ये 2 युवक डूब गए हैं और इस दौरान आपको बता दें, गोताखोरों की मदद से इन दोनों युवकों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। इसी बीच बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में इंटरस्टेट ट्रैवलिंग कर रहे, बेंगलुरु लौट रहे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड कम्युनिस्ट वाले लोग, अब उनके लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। अगर रेजिडेंट्स के पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। साथ ही रिजल्ट आने तक होम क्वारंटीन में रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। शहर में कोविड क्लस्टर और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ने को लेकर एहतियात के तौर पर बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता द्वारा यह फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, बेंगलुरु लॉटरो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और गेटेड कम्युनिटीज के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही बताते चलें, शहर में 160 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन थे और इनमें से आधे अपार्टमेंट्स हैं। बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर गौरव गुप्ता ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट मैनेजमेंट कमेटी और हाउसिंग सोसाइटी समेत कई संस्थानों से बात की और इसी के साथ ही एक नोट जारी कर कहा गया कि अगर किसी निवासी या उसके परिवार के सदस्यों ने इंटरस्टेट ट्रैवल किया है तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराना होगा। आर्टिफिशियल ट्रैवल के लिए भी यह नियम लागू होगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़े बलों को बड़ी सफलता मिली है। नेशनल हाईवे पर हमले की साजिश रच रहे पाकिस्तानी आतंकवादी के कुलगांव जिले में एक मुठभेड़ के दौरान उसे ढेर कर दिया गया है। तो वहीं किश्तवाड़ जिले से हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताते चलें कि अधिकारियों ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही आतंकवाद की राह पर निकले मुजल्लिम शाह को पुलिस ने और सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में पति मोहल्ला पालमार के कुलनावन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक ग्रेनेड और एक मैगजीन समेत एक AK-47 राइफल और 30 गोलियां बरामद की। अधिकारियों के मुताबिक देगचंद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। इसी बीच आपको बताते चले, कुलगांव में रात भर चली इस मुठभेड़ में उस समय ये मुठभेड़ शुरू हुई जब एक इमारत में छिपे हुए 2 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसके बाद पुलिस की तरफ से अभियान और तेज कर दिया गया। गोलीबारी शुरू कर दी गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की आवाजाही की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद भी ली। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी विजय कुमार ने कहा है कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान पाकिस्तान के उस्मान के रूप में हुई है, जो पिछले 6 महीनों से सक्रिय है और एक खतरनाक आतंकवादी था। आईजीपी ने यह भी बताया कि पिछले 1 हफ्ते से जानकारी मिल रही थी कि आतंकवादी बारामुल्ला श्रीनगर रोड या फिर काजीगुंड पंत चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। इसीलिए पुलिस और सुरक्षा बल तैयार थे और इससे पता चलता है कि सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया कितनी ज्यादा बेहतर रही और जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंकवादियों को भागने तक नहीं दिया गया। भारत में अभी भी हर दिन 40,000 के आसपास लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में शनिवार को सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,667 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 478 संक्रमितों की जान चली गई। एक दिन पहले 40,120 केस सामने आए थे। तो वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 35,743 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 2,446 एक्टिव केस बढ़ गए। ऐसे में कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,21,56,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,30,732 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अच्छी बात यह रही कि अब तक 3,13,38,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 4 लाख से कम है और कुल 3,87,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बता दें, आंकड़े जारी किए गए हैं, जिनमें से 13 अगस्त तक देश भर में 53,61,89,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। तो वहीं बीते दिन भी 63.80 लाख टीके लगाए गए। इसी बीच आपको बता दें, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से जानकारी दी गई कि अब तक 49,17,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और बीते दिन करीब 22.29 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा।
और कोरोना संक्रमण के कारण यूपी में लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने ढील दे दी है। इसके तहत शनिवार को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और आज से पूरे यूपी में शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, यानी कि बाकी दिनों की तरह शनिवार को भी लोग अपने जरूरी काम कर सकेंगे। हालांकि योगी सरकार ने अभी रविवार को लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला लिया है। दरअसल यूपी में कोरोना के मामलों में काफी हद तक कमी देखी जा रही थी। ऐसे में कोरोना के मामले रोजाना अब सिर्फ दहाई की संख्या में ही सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने जनता को राहत देने का फैसला लिया और इसके तहत अब सिर्फ रविवार को ही वीकेंड लॉकडाउन के तहत दफ्तर और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नए आदेश के मुताबिक अब सोमवार 6 बजे से शनिवार को रात 10 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत होगी और ऐसे में अब शनिवार को दुकानें और बाजार खोले जा सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब शनिवार के दिन भी लोग मॉल जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। यूपी में मॉल को पहले सोमवार से शुक्रवार तक के लिए ही खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोगों को राहत जरूर मिली है। शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस दिन मेट्रो सेवा भी संचालित होगी। साथ ही शनिवार को लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब लोग मेट्रो में भी सफर कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब मीडिया पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साइबर क्राइम के जो जालसाज हैं, इनके निशाने पर इस बार मीडिया है। जालसाज वेबसाइट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को हैक कर सकते हैं और आशंका यह भी जताई जा रही है कि हैकर वेबसाइट पर दूसरे देशों के ध्वज और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश से साइबर पुलिस मुख्यालय ने साइबर अटैक के सिलसिले में एक एडवाइजरी भी जारी की। ऐसे में पुलिस ने कहा है कि डिजिटल प्रिंट और टीवी चैनलों के इंटरनेट सेवा पर साइबर क्राइम साइबर अटैक हो सकता है। ऐसे में संस्थान को अलर्ट रहने की जरूरत है। साइबर पुलिस का यह भी कहना है कि एजेंसियों से ऐसे इनपुट मिले हैं, इनके तकनीकी विश्लेषण के बाद आशंका है कि बैक ट्रैकिंग से अपराधी डिजिटल और प्रिंट मीडिया हाउस के इंटरनेट नेटवर्क को हैक कर सकते हैं। इस दौरान वो दूसरे देशों के झंडे या अलगाववादी वीडियोस को अपलोड भी कर सकते हैं। तो वहीं साइबर पुलिस ने मीडिया संस्थानों को अलर्ट कर सावधानियों के बारे में सूचित भी किया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।